Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice a passage and some miscellaneous questions for upcoming examination. तो आप हमें रीडिंग हम टेन की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही कुछ फोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सिनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम और सब्स्टिट्यूशन पर बेस, जो आपको एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. पैसेज से स्टार्ट करते हैं. यानी पैसेज है, एक बार आप इसको से स्किमिंग कर लीजिए और ऊपर से पढ़ लीजिए. तो रीड करने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर से पढ़ना सिर्फ इसे. वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको स्किमिंग कर लीजिए और सिर्फ ऊपर से मेन मेन पढ़िए कि समझने की कोशिश कीजिए कि पैसे है किस बारे में. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द टर्म मल्टीफ्लेटिक ग्रुप मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज. मल्टीफ्लेटिक ग्रुप का क्या मतलब होता है? क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर देते हैं. यहाँ पे ये पूछा गया मल्टीफ्लेटिक ग्रुप का मतलब क्या है. पैसिव कैटेगरी हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर, बीइंग क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ऐसी जातियां जो उससे रिलेटेड है. नो कॉमन एंसेस्टर, जिनका कोई एक ही कॉमन एंसेस्टर नहीं है. नॉट क्लोजली रिलेटेड, कोई रिलेशन नहीं है. हैविंग डाइवर्स मोर फेनाटोमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मल्टीफ्लेटिक ग्रुप का मतलब क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग? देखते हैं यहाँ पे कहाँ बात की गई है इसकी. वैसे देखिए देखिए मल्टीफ्लेटिक ग्रुप, algae are members of multiphyletic group. इसका क्या मतलब है? This indicates that there is no common ancestor and that species in this category are not necessarily closely related. यहाँ दिया हुआ multiphyletic का मीनिंग होता है कि मतलब इसका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, कॉमन एंसेस्टर नहीं है और क्लोजली रिलेटेड नहीं है स्पीशीज कैटेगरी की. ठीक है, ये पैसेज में भी दिया हुआ है मीनिंग. देखते हैं क्या ऑप्शन में है. हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर, वहां को लिखा था कि कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो हैविंग नहीं होगा. बीइंग क्लोजली रिलेटेड, उधर लिखा हुआ था नॉट नेसेसरली बीइंग क्लोजली रिलेटेड, तो ये भी नहीं होगा. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. नो कॉमन एंसेस्टर, नॉट क्लोजली रिलेटेड. ना ही कोई कॉमन एंसेस्टर है, ना ही ये क्लोजली रिलेटेड है. देयर इज नो कॉमन एंसेस्टर्स एंड नॉट क्लोजली रिलेटेड. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. Which statement accurately describes vascular plants based on information in the past? Vascular plants का पिक्चर कौन सा आपका ऑप्शन से बताया गया? Vascular plants lack stems, roots and leaves. इनके ना stems है, ना roots है, ना leaves है. Unicellular है, एक ही cell होता है. They have stems, roots and leaves unlike algae. Algae and vascular plants share the same morphological characteristics. तो vascular plants से रिलेटेड कौन सी बात सही है इन चारों ऑप्शन में से? तो देखते हैं पैसेज में क्या बताया है वैस्कुलर प्लांट के बारे में. देखिए कहाँ मेंशन है वैस्कुलर प्लांट्स के बारे में. देखिए यहाँ लिखा है वैस्कुलर प्लांट्स, दे डोंट हैव एक्चुअल स्टेम्स, रूट्स और लीव्स फाउंड इन वैस्कुलर प्लांट्स. यहाँ पे पहले देखो एल्गी की बात की गई है. एल्गी फोटोसिंथेटिक है. दे डोंट हैव, ये दे एल्गी के लिए यूज किया है इन्होंने. दे डोंट हैव the actual stems, roots or leaves found in vascular plants. मतलब vascular plants में stems, roots और leaves होती हैं. यहाँ कहा गया है कि algae में stem, roots और leaves नहीं होती जो vascular plants में पाई जाती है. ठीक है, मतलब vascular plants में stems, roots और leaves होती हैं. तो किस ऑप्शन में होगा? lack stem, roots और leaves तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है stem, roots और leaves होती हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा? vascular plants have stems, roots and leaves unlike algae. क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था एल्गी के बारे में कि वहां उनके स्टेम्स, रूट्स और लीव्स नहीं होती लाइक वेस्कुलर प्लांट्स. मतलब जैसे कि वेस्कुलर प्लांट्स में स्टेम्स, रूट्स और लीव्स होती हैं, वैसे एल्गी में नहीं होती. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि वेस्कुलर प्लांट्स में स्टेम्स, रूट्स और लीव्स होती हैं अनलाइक एल्गी, जो कि एल्गी में नहीं पाए जाते. ये लिखा है ना यहाँ पे एल्गे के बारे में. They don't have actual stems, roots or leaves found in vascular plants. मतलब vascular plant में stems, roots और leaves पाई जाती है और एल्गी में नहीं. फिर नेक्स्ट देखिए. Which of the following
is the main pigment in algae for photosynthesis. photosynthesis के लिए मेन पिगमेंट कौन सी है algae में? क्लोरोफिल, मेलानिन। बताइए, ये तो बिना आंसर कर दोगे। फोटोसिंथेसिस के लिए मेन पिगमेंट क्या होती है, लेकिन हम पैसेज में देखते हैं मेन पिगमेंट क्या है क्लोरोफिल के लिए। फोटोसिंथेसिस के मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल। यहाँ पे आंसर गिवन नहीं है फर्स्ट लाइन में। algae are photosynthetic creatures that have pigments that aid in photosynthesis such as chlorophyll। तो पिगमेंट किसकी बात की जा रही है? कौन सी पिगमेंट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। सेंट्रल थीम क्या है पैसेज की? बताइए क्या आंसर होगा। सेंट्रल थीम क्या है इस पैसेज की? पैसेज की अगर आप बात करें, वहां पर ऊपर से पढ़ा है, मोटा मोटा पैसेज पढ़ा है, तो एल्गी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे मेन स्टार्ट भी पैसेज एल्गी से होता है। एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका पैसेज का थीम होना चाहिए डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। देखो यहाँ पे एल्गी की बात की, स्टार्ट भी पैसेज एल्गी से हो रहा है। तो एल्गी किस तरह के क्रिएचर्स होते हैं, इनके स्टेम्स नहीं होते, फिर ये सब बताया गया है। कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ टेरिस्टेरियल होते हैं। तो सारा एल्गी का ही बता रखा है। एल्गी मेंबर्स ऑफ मल्टीफाइलेटिक ग्रुप। ठीक है, तो सारा ये एल्गी के फीचर्स, उनकी डाइवर्सिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पैसेज में बात की गई है। तो मेन थीम क्या होगी पैसेज की? डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। एल्गी की पैसेज की शुरुआत हुई, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है कि वो वस्कुलर प्लांट्स जैसे नहीं होते। यहाँ पे यही बताया गया कि उनके स्टेम्स, रूट्स, लीव्स नहीं होते, कैसे वो मल्टीफाइलेटिक ग्रुप का पार्ट है। सारा एल्गी के बारे में ही बताया गया है, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यही हमारा थीम हो जाएगा पैसेज का, डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। के फर्स्ट का आंसर 3 था। मल्टीफाइलेटिक ग्रुप के क्या मतलब था कि मोर कॉमन इंसेस्टर, नॉट क्लोजली रिलेटेड। फिर वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में पूछा गया था। दे हैव ट्रू स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स अनलाइक एल्गी। क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। और करेक्ट पैसेज की थीम हो जाएगी डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा पैसेज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कुछ और क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। A sudden and violent change or upheaval। A sudden and violent change और upheaval मतलब एकदम से उथल पुथल हो जाना, एकदम से सब बदल जाना। ठीक है, उथल पुथल हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना चीजें, उसको क्या कहते हैं? ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, इक्वानिमिटी, टर्बुलेंस, इक्वानिमिटी, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी। The sudden and violent change or upheaval मतलब एकदम उथल पुथल हो जाना, शोर शराबा होना, तो वायलेंट चेंज होना, अपहेवल होना, तो इसको हम कहते हैं टर्बुलेंस। टर्बुलेंस ऐसा होगा तो ट्रबल हो जाएगा ना, एकदम से उथल पुथल हो गई तो ट्रबल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका टर्बुलेंस। टर्बुलेंस। बाकी अब इससे क्या मीनिंग है? ट्रैंक्विलिटी मीन्स पीस अराउंड। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। सेरेनिटी का मतलब भी होता है शांति, लेकिन कामनेस ऑफ द माइंड, आपके अंदर शांति है, मन की शांति। देखो ट्रैंक्विलिटी और सेरेनिटी में क्या फर्क है? ट्रैंक्विलिटी है पीस अराउंड, मतलब आपके बाहर ही शांति है कि नहीं, आसपास शांति है कि नहीं। और सेरेनिटी का मतलब है मन आपका शांत है कि नहीं, पीस ऑफ द माइंड। मतलब अगर बाहर शांति भी है, मतलब आपके मन में शांति ना हो, मन में तो उथल पुथल चल ही रही है, तो सेरेनिटी भी है। और ट्रैंक्विलिटी का मतलब है बाहरी शांति। अगर बाहर अशांति भी है, तो आपके मन में जो शांति है वो है सेरेनिटी, मन की शांति। और ट्रैंक्विलिटी, पीस अराउंड यू, मतलब बाहर की शांति, आसपास शांत है। इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है? काम एंड बैलेंस इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब मुश्किल परिस्थितियों में भी काम रहना, शांत रहना, बैलेंस रहना, संयम बनाए रखना, उसको हम कहते हैं इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी मतलब संयमित रहना। अगर आपके बाहर अशांति भी है, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, उसमें भी शांत रहना, बैलेंस रहना, काम और बैलेंस रहना, उसे हम कहते हैं इक्वानिमिटी।
इक्वानिमिटी, काम एंड बैलेंस इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। चाहे मुश्किल परिस्थितियां हो उसमें भी आप शांत रहे, बैलेंस रहे, संयम रखें। वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, कोई गलती नहीं कर सकता, अचूक है, उसको हम क्या कहते हैं? अचूक के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। इम्प्रेग्नेबल, इनएविटेबल, इनइमिटेबल, इनफेलिएबल। इनएविटेबल तो होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप टाल नहीं सकते, जो होनी है, जो होकर ही रहेगा, उसको आप टाल नहीं सकते, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इनइमिटेबल, इनइमिटेबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी कॉपीड, जिसकी आप नकल नहीं कर सकते, जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं इनइमिटेबल, इनइमिटेबल। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अभेद्य, जिसको आप पार नहीं सकते, जैसे चक्रव्यूह अभेद्य है, जिसको पार नहीं किया जा सकता, जिसको हराया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, उसे कहते हैं इम्प्रेग्नेबल, जिसको पार नहीं किया जा सकता। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इनफेलिएबल। वन कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, अचूक, जो भी गलती नहीं कर सकता, जो कभी गिर नहीं सकता, फॉल नहीं कर सकता, तो वो इनफेलिएबल है। इनफेलिएबल, इनफेलिएबल का मतलब है अचूक, वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी कॉपीड, जिसको आप नकल नहीं कर सकते। इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप टाल नहीं सकते।